प्रिय बच्चों, मैं गुरप्रीत कौर, हिंदी अध्यापिका, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटवार, अमृतसर, शिक्षा विभाग पंजाब की तरफ से आज आपका इस छठी की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्रिय बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 रेणुका झील करेंगे, जो कि लेखिका डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी की रचना है। बच्चों, इस पाठ में एक मित्र अपने परिवार के साथ रेणुका झील के दर्शन करने और अन्य ऐतिहासिक स्थान देखने जाता है। फिर वह अपना वही अनुभव एक पत्र के माध्यम से अपने दूसरे मित्र को बताता है। तो आओ बच्चों, हम पढ़ते हैं कि उस मित्र ने अपने दूसरे मित्र के सामने अपनी तीर्थ स्थान की यात्रा का वर्णन किस प्रकार किया है। चलो बच्चों, पत्र पढ़ना आरंभ करते हैं। चंडीगढ़, दिनांक। प्रिय मित्र उल्लास, नमस्ते। मैं पिछले सप्ताह अपने माता पिता व भाई आकाश के साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रेणुका जी घूमने गया। रास्ते में हम त्रिलोकपुर, नाहन और पांवटा साहिब भी गए। हम चंडीगढ़ अंबाला सड़क से होते हुए काला अम्ब पहुँचे। वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकपुर ग्राम में दिव्य शक्ति धाम महामाया श्री बाला सुंदरी जी के मंदिर गए। दिव्य शक्ति देवी देवताओं से प्राप्त शक्ति। माता बाला सुंदरी जी को वैष्णो माता के बाल रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में सिरमौर रियासत के तत्कालीन राजा प्रदीप प्रकाश ने करवाया था। तत्कालीन राजा उस समय के राजा। फिर हमने यहाँ से 56 किलोमीटर दूर रेणुका जी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में नाहन शहर आया तो पिताजी ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। हमने यहीं खाना खाया और कुछ समय के लिए शहर घूमने निकल पड़े। प्रस्थान होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। नाहन शिवालिक पहाड़ियों में सन 1921 में बसाया शहर है। यह समुद्र सतह से 933 मीटर ऊंचाई पर है। नाहन को तालाबों का शहर कहा जा सकता है। क्योंकि नाहन में तालाबों की संख्या अधिक है, इसलिए इसे तालाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ के रानीताल में सुबह की सैर हो सकती है और शाम को बोटिंग भी। सर्वधर्म सद्भाव के नगर नाहन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च मौजूद हैं। अभी हम चहलकदमी कर ही रहे थे कि वर्षा आरंभ हो गई। हम गाड़ी में आ बैठे और रेणुका की ओर चल पड़े। वर्षा होते हुए बाहर के दृश्य अद्भुत लग रहे थे। धीरे धीरे वर्षा भी रुक गई। चहलकदमी होता है धीरे धीरे चलना या टहलना भी कह सकते हैं। बादल पहाड़ियों की तलहटी से निकलकर मीलों तक फैल गए थे। तलहटी पहाड़ के नीचे की भूमि, पहाड़ी गांव, सीढ़ीनुमा खेत खलियान, जंगली फलों से लदे पेड़ पौधे, छायादार पगडंडियां, मंद मंद हवा तथा तरह तरह के वृक्ष जैसे विविध रूपों से हमारा स्वागत कर रहे थे। पूरा रास्ता हरा भरा घुमावदार था। मार्ग में कहीं पुल आता तो कहीं झरना तो कहीं टेढ़ी मेढ़ी बहती पहाड़ी नदी। फिर एक लंबा सा पुल पार कर हम प्रकृति रमणीय रेणुका झील के पहलू में पहुंचे। रमणीय, मनोहर। सबसे पहले हमने वहीं स्थित हिमाचल पर्यटन निगम के होटल में 2 कमरे बुक करवाए। कमरों में सामान रखकर कुछ देर आराम किया। फिर वहां के रेस्तरां में चाय पी। रेस्तरां, होटल। सामने ही दिखाई दे रही सुरम्य रेणुका झील हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। हम तत्काल रेणुका झील की ओर घूमने चल पड़े। 3241 मीटर की रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह समुद्र तल से 672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सुरम्य, अति सुंदर। रेणुका यह विष्णु के अवतार तथा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले परशुराम जी की माता का नाम है। दंत कथा है कि परशुराम की माता रेणुका ने अपने पति ऋषि जमदग्नि के शाप के कारण एक झील का रूप धारण कर लिया था। रेणुका झील से कुछ आगे एक छोटा सा ताल है जिसे परशुराम ताल कहते हैं। यहाँ माता रेणुका व परशुराम जी के मंदिर विशेष हैं। यहाँ झील व ताल में मछली पकड़ना वर्जित है और मांसाहार करना भी।
बच्चों के लिए यहाँ मिनी चिड़ियाघर है और दूसरा खास आकर्षण बब्बर शेर है। चिड़ियाघर वह स्थान जहाँ पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। रेणुका जी की लाइन सफारी कई एकड़ में फैली हुई है। यहाँ अनेक बंदर वृक्षों पर कूदते नजर आते हैं। इस दुर्गम पहाड़ी स्थान में हर वर्ष नवंबर महीने में रेणुका का मेला रेणुका झील के किनारे आयोजित किया जाता है। दुर्गम जहां पहुंचना मुश्किल हो। इस मेले में विभिन्न मंदिरों से शोभायमान मूर्तियां लाई जाती हैं। हजारों लोग उत्सव में भाग लेते हैं और झील में पुण्य स्नान करते हैं। शोभायमान शोभा प्रदान करती हुई लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इस झील की हमने पैदल परिक्रमा की। यहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ व पेड़ हैं जो सिर से पैर तक हरियाली से ढके हुए हैं और पर्यावरण को सुखद बनाते हैं। परिक्रमा किसी वस्तु या स्थान के चारों ओर चक्कर लगाना। परिक्रमा करते हुए हमने मिनी चिड़ियाघर के कुछ जानवर देखे। कुछ अपने अपने घर में विश्राम कर रहे थे। मोर पंख फैलाए अपने सौंदर्य का परिचय दे रहा था। एकांत झील का चक्कर लगाते हुए हम थक चुके थे पर मन आनंद की खोज में था। सूर्यास्त से पहले ही हमने मंदिरों में दर्शन किए और होटल में वापस आ गए। सूर्यास्त सूर्य का छिपना। अंधेरा फैलने पर चारों ओर रोशनियां जगमगा रही थी। रात्रि भोजन करने के बाद रात होटल में बिताई। प्रातः जल्दी ही जागकर हम तैयार हो गए। सूर्योदय का दृश्य व पक्षियों का कलरव मन को अपूर्व शांति प्रदान कर रहा था। पर अब हमें रेणुका को छोड़कर घर की ओर प्रस्थान करना था। पक्षियों का कलरव, पक्षियों के चहकने की आवाज। यहाँ से पांवटा साहिब लगभग 35 किलोमीटर दूर था। यमुना नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल गुरुद्वारा पांवटा साहिब के दर्शन किए बिना चंडीगढ़ आना अधूरी यात्रा होती। इसलिए पिताजी ने गाड़ी पांवटा साहिब की ओर मोड़ ली। पांवटा साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। आज पांवटा साहिब एक तीर्थ स्थान के रूप में परिणत हो चुका है। हमने यहाँ माथा टेका व लंगर खाया तथा सुख यात्रा की मधुर स्मृति लिए चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान किया। परिणित परिवर्तित होना। सचमुच यदि तुम भी साथ होते तो और भी आनंद आता। तुम्हारा मित्र क्षितिज। इस प्रकार बच्चों, पाठ में हमने पढ़ा कि एक मित्र क्षितिज अपने दूसरे मित्र उल्लास को अपनी रेणुका झील की यात्रा का वर्णन करता हुआ बताता है कि वे रेणुका जी, त्रिलोकपुर, नाहन और पांवटा साहिब घूमकर आते हैं। त्रिलोकपुर में वे बाला सुंदरी जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। फिर नाहन शहर में जाकर खाना वगैरह खाते हैं और शहर घूमते हैं। फिर पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए वे रेणुका झील पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें रेणुका के इतिहास के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार उसने पति के शाप के कारण एक झील का रूप धारण कर लिया था। वहीं पर परशुराम ताल, रेणुका व परशुराम मंदिर के दर्शन करते हैं। फिर मिनी चिड़ियाघर घूमते हैं, जहां पर उन्हें विभिन्न जानवर उछल कूद करते दिखाई देते हैं। काफ़ी घूमने के बाद वे मंदिरों में दर्शन करते हैं और रात होटल में बिताते हैं। फिर वे अगले दिन वहां से चल पड़ते हैं और वापस आने से पहले गुरुद्वारा पांवटा साहिब के भी दर्शन करते हैं और अंत में सुख यात्रा की स्मृति लेकर चंडीगढ़ की ओर वापस आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम इसी पाठ के अभ्यास को हल करते हैं। पहला प्रश्न, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। पहला है हमारा मंदिर, मंदिर, चंडीगढ़, चंडीगढ़, झील, झील, पुल, पुल। पांचवा है मच्छी, मछली, तीर्थस्थान, तीर्थस्थान, झरना, झरना, पहाड़ी, पहाड़ी। दूसरा प्रश्न, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पहला है हमारा कुदरती, प्राकृतिक, पिंड, ग्राम, स्वागत, स्वागत, अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति, अति सुंदर, सुरम्य, मनाही, वर्जित, तब्दील, परिणित, धरती, पृथ्वी, रुख, पेड़, वृक्ष,
छां देने वाले, छायादार, सूरज का छिपना, सूर्यास्त, स्थान, धाम, लोक प्रचलित कहानी, दंत कथा, फेरी लगाना, परिक्रमा। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न, क्षितिज अपने माता पिता व भाई के साथ कहाँ घूमने गया? उत्तर, क्षितिज अपने माता पिता व भाई के साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रेणुका जी घूमने गया। आगे है हमारा दूसरा प्रश्न, श्री बाला सुंदरी जी का मंदिर कहाँ पर है? उत्तर, श्री बाला सुंदरी जी का मंदिर काला अम्ब से 6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकपुर ग्राम में है। काला अम्ब से 6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकपुर ग्राम में। अगला है तीसरा प्रश्न, तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर, शिवालिक पहाड़ियों में बसे नाहन शहर को तालाबों का शहर कहा जाता है। आगे हमारा चौथा प्रश्न, रेणुका जी किसकी माता थी? उत्तर, रेणुका जी विष्णु के अवतार तथा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले परशुराम जी की माता थी। पांचवा प्रश्न, रेणुका का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर, रेणुका का मेला रेणुका झील के किनारे आयोजित किया जाता है। आगे हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न, नाहन शहर की विशेषताएं लिखें। उत्तर, नाहन शिवालिक पहाड़ियों में सन 1921 में बसाया शहर है। यह समुद्र सतह से 933 मीटर ऊंचाई पर है। नाहन को तालाबों का शहर कहा जा सकता है। यहाँ की रानीताल में सुबह की सैर हो सकती है और शाम को बोटिंग भी। सर्वधर्म सद्भाव के नगर नाहन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च मौजूद हैं। आगे हमारा रेणुका जी से संबंधित दंत कथा लिखें। दंत कथा होती है वह कथा या कहानी जो लोगों में प्रचलित हो। उत्तर, रेणुका जी से संबंधित दंत कथा है कि परशुराम की माता रेणुका ने अपने पति ऋषि जमदग्नि के शाप के कारण एक झील का रूप धारण कर लिया था। तीसरा प्रश्न, रेणुका झील की विशेषताएं लिखें। उत्तर, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह समुद्र सतह से 672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। रेणुका विष्णु के अवतार तथा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले परशुराम जी की माता का नाम है। आगे हमारा चौथा प्रश्न, पांवटा साहिब गुरुद्वारे की जानकारी एकत्रित कर लिखें। उत्तर, पांवटा साहिब यमुना नदी के तट पर बसा हुआ ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल है जो कि रेणुका झील से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। आज पांवटा साहिब एक तीर्थ स्थान के रूप में परिणत हो चुका है। आगे हमारा पांचवा प्रश्न, उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरे करें। हमारे पहले वाक्य के रिक्त स्थान में आएगा तालाबों। नाहन को तालाबों का शहर कहा जा सकता है। दूसरे वाक्य के रिक्त स्थान में आएगा हरा भरा। पूरा रास्ता हरा भरा घुमावदार था। तीसरे वाक्य के रिक्त स्थान में आएगा रेणुका। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। चौथे वाक्य के रिक्त स्थान में आएगा पांवटा साहिब। पांवटा साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। पांचवें वाक्य के रिक्त स्थान में आएगा चिड़ियाघर। बच्चों के लिए यहाँ मिनी चिड़ियाघर है। आगे हमारा छठा प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, इन्हें हम समानार्थक शब्द भी बोलते हैं। जैसे माता, माँ, जननी। वर्षा, मेघ, बारिश। रात, रजनी, रात्रि। हवा, वायु, स्मीर। पेड़, वृक्ष, पादप, फूल, पुष्प, सुमन। समुद्र, सागर, रत्नाकर। बादल, मेघ, घन। आगे हमारा सातवां प्रश्न, विपरीत शब्दों का मिलान करें। पहला है भीतर, बाहर, आरंभ, अंत, शांति, युद्ध, अधूरी,
पूरी, शाप, वरदान। आगे हमारा 8वां प्रश्न, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। रेखांकित शब्द वे शब्द होते हैं जिनके नीचे रेखा लगी होती है, जैसे इस मंदिर का निर्माण राजा ने करवाया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है राजा, तो इसका लिंग बदल कर आ गया रानी। इस मंदिर का निर्माण रानी ने करवाया। दूसरा वाक्य, बंदर वृक्ष पर कूद रहा था। इसमें रेखांकित शब्द है बंदर और कूद रहा था। बंदर का लिंग बदल कर आ गया बंदरिया, और कूद रहा था कूद रही थी। पूरा वाक्य बन गया बंदरिया वृक्ष पर कूद रही थी। आगे है, क्षितिज अपनी माता के साथ घूमने गया। इसमें रेखांकित शब्द है अपनी माता, तो इसका लिंग बदल कर आ गया अपने पिता। क्षितिज अपने पिता के साथ घूमने गया। अगला वाक्य है, शेर चिड़ियाघर में विश्राम कर रहा था। इसमें रेखांकित शब्द है शेर, कर रहा था। लिंग बदल कर आ गया, शेर का लिंग बदल कर आ गया शेरनी, और कर रहा था कर रही थी। पूरा वाक्य बन गया शेरनी चिड़ियाघर में विश्राम कर रही थी। बच्चों, ये आपके लिखने का कार्य है। यदि आप किसी अन्य पर्वतीय ऐतिहासिक स्थान पर घूमकर आए हैं तो अपने अनुभव अपने मित्र को पत्र में लिखें। आगे हमारा पाठ में से 5 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं छांट कर लिखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिनसे हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम के बारे में पता चलता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बोलते हैं। जैसे पाठ में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है रेणुका, परशुराम, चंडीगढ़, अंबाला, प्रदीप। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिनसे हमें किसी जाति का बोध होता है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। पाठ में आए जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं पहाड़ियों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पेड़ पौधे। भाववाचक संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, धर्म आदि के बारे में पता चलता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। पाठ में आए हुए भाववाचक संज्ञा शब्द हैं ऊंचाई, मधुर, सौंदर्य, सुरम्य, हरियाली। अच्छा बच्चों, इसी के साथ ही हमारा आज का उपविषय समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।